हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और मेरे चैनल में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है oogenesis मतलब अंड जनन। मतलब किसी भी फीमेल के अंडाशय में अंडाणु के बनने की जो क्रिया होती है उसे हम oogenesis या अंड जनन कहते हैं। तो आइए कुछ शब्दों में हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा, सेम उसी तरह इसमें भी डिविजन्स होते हैं, मगर कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सभी को क्या है समझने में दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें तीन स्टेज में oogenesis की जो क्रिया है वो 3 स्टेज में होती है। तो फर्स्ट है प्रोलिफरेशन स्टेज। देखिए ये फर्स्ट है प्रोलिफरेशन फेज, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं गुणन प्रवस्था भी कहते हैं इसे हम, ओके, गुणन प्रवस्था या डिवीजन होना। सेकेंड है ग्रोथ फेज और थर्ड है मैच्योरेशन फेज। फेज तो 3 है, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इस चीज का है कि ये जो 2 फेज है, ये प्रोलिफरेशन फेज और ये ग्रोथ फेज, ये दोनों जब कोई भी फीमेल अपने माँ के गर्भ में होती है, मतलब जन्म लेने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले वो अपने माँ के गर्भ में होती है, तब उस समय उस फीमेल के अंडाशय में ये जो 2 स्टेज है, ग्रोथ प्रवस्था और ये प्रोलिफरेशन स्टेज, ये दोनों गर्भाशय के अंदर ही भ्रूणी स्टेज में, भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो वो जन्म लेती है, जब वो बेबी या फीमेल, तब उसका जो ये प्राइमरी साइड ग्रोथ फेज कंप्लीट होता है, लेकिन वो सुप्तावस्था में होता है। उसमें फिर जन्म से लेकर के, जन्म होने के बाद, जैसे किसी बेबी का जन्म हो चुका है, होने के बाद 11 या 13 वर्ष की आयु जब तक नहीं आती, जब तक उसमें यौनावस्था या प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होती, तब तक ये जो फेज है ये यहीं पर रुकी हुई रहती है, स्टॉप हो जाती है, मानो जैसे उसमें कोई भी क्रियाएं नहीं होती। जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है तब उनमें मैच्योरेशन का जो फेज है वो स्टार्ट होता है और क्या होती है, रजो चक्र स्टार्ट हो जाता है और हार्मोन्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो मैंने स्टोरी जैसे कुछ बताया उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं। तो चलिए आइए, फर्स्ट है प्रोलिफरेशन फेज, जिसमें मादा के अंडाशय में जनन इपिथेलियम की सेल्स, जिसको कि हम जर्मिनल इपिथेलियम या जर्म इपिथेलियम भी कहते हैं, वो सेल्स क्या करती है, वो गुणन करती है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, बहुत सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं इस टॉपिक को। देखिए जनन कोशिकाएं गुणन करती हैं किसके अंदर, 2 माह की भ्रूणी अवस्था में। ये वाला जो पॉइंट है, देखिए 2 माह की भ्रूणी अवस्था, मतलब कि फीटस, खुद जो फीमेल है वो खुद अपने माँ के गर्भ में है, फीटस स्टेज में, ओके, फीटस स्टेज में है, और उसके अंडाशय के अंदर जनन सेल गुणन करेंगी। गुणन करके क्या बनाएंगी, पुटिकाएं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉलिकल, ओके, पुटिकाएं बनाएंगी। अब जो पुटिकाएं है वो बहुत छोटी है, तो वो क्या करेंगी, थोड़ी सी आकार में बड़ी हो जाएंगी पोषण लेकर। ये देखिए ये बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद जो कोशिका हमें दिखाई देगी वो ये कोशिका है, जिसे कि हम इंग्लिश में ओगोनिया और हिंदी में अंड जनन कोशिका के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जनन कोशिकाएं गुणन करती हैं, मतलब अपने सेल्स को बढ़ाती हैं डिवीजन के द्वारा, और फॉलिकल मतलब कि पुटिकाएं बनाती हैं। फिर क्या होता है, वो आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ओगोनियम। ये वाला जो सेल है वो ओगोनियम है, ओके, क्लियर। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगी, ये जो क्रिया है ये कहाँ पर हो रही है, में जो फीमेल है वो अपने माँ के गर्भ में है, करीब 2 माह की भ्रूणी अवस्था में स्टार्ट हो गई, मतलब शुरुआत हो चुकी होती है। अब वो कितनी संख्या में होती है, ये जो ओगोनियम है इसकी संख्या 20 से 30 लाख तक होती है, मगर उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 46 होते हैं। इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 46, मतलब ये विभाजन तो हुआ, लेकिन सब में 46 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे, क्योंकि उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, माइटोसिस, जिसको कि हम कहते हैं माइटोसिस, ओके, यह होता
समसूत्री विभाजन, यहाँ मैं लिख दूं समसूत्री। ओके, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या जो है वो आधी नहीं होगी, सब में 46 ही होगी। ओके, देखिए मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रोथ फेज। अब ये जो ग्रोथ फेज क्या है, ग्रोथ फेज देखिए ये ओगोनियम है, ये भी ओगोनियम, ये भी ओगोनियम, सब जितने सारे सेल्स है सब क्या है, ओगोनियम है। अब ये इसमें से एक ओगोनियम ग्रोथ फेज में एंटर करेगी और क्या करेगी, अपना आकार बढ़ा लेगी। ओके, ग्रोथ फेज में एंटर करके क्या की, देखें अब ये जो ओगोनियम है हम उसको क्या कह रहे हैं हिंदी में, अंडजनन कोशिका। बहुत लोगों को दिक्कतें होती है इंग्लिश में, इसलिए मैंने कोशिश की कि ज्यादातर मैं हिंदी ही लिखूं। तो ये ओगोनियम को हम अंडजनन कोशिका के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रोथ करके, वृद्धि करके, देखिए यहाँ मैंने लिखा है वृद्धि, अंडजनन कोशिका वृद्धि करके प्राइमरी oocyte बनाए। अब देखिए ये प्राइमरी oocyte हमारा हो गया, बन गया प्राइमरी oocyte। इसमें कितने गुणसूत्र हैं, क्योंकि इसने ग्रोथ किया है, इसने डिवीजन नहीं किया, इसने ग्रोथ किया, मतलब वो आकार में बढ़ी हुई है, उसका विभाजन जो है वो नहीं हुआ है। तो आकार में बढ़ी हुई तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी, 46 ही रहेगी, और सिर्फ उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसका हम नाम दे देंगे प्राइमरी oocyte। तो अभी तक मैंने जो बताया कि जनन कोशिकाएं से लेकर ओगोनियम बनने की क्रिया और ओगोनियम से लेकर प्राइमरी oocyte, दो फेज मैंने क्लियर किए हैं। तो ये यहाँ से प्लोरीफिलेशन फेज से लेकर ग्रोथ फेज, यहाँ तक ये वाला जो फेज है वो कोई भी फीमेल जब अपने माँ के गर्भ में होती है तब उस फीमेल के अंडाशय के अंदर इतनी क्रिया जन्म से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, जन्म लेने के पहले ही हो चुकी होती है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ तक क्रिया होती है, प्राइमरी oocyte रेडी हो चुका होता है, बन चुका होता है, पर उसके बाद जैसे ही बेबी का जन्म होता है तब ये जो प्राइमरी oocyte है, मतलब कि प्राथमिक अंड कोशिका जो है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। कब तक नहीं होती, जन्म से लेकर 11 या 13 वर्ष की आयु जब तक उस फीमेल की नहीं आएगी तब तक इस सेल में कोई भी क्रिया नहीं होगी। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक टिक लगा दिया है कि ये जो दोनों क्रियाएं हैं वो किसमें होती है, भ्रूणी अवस्था में। किसी फीमेल की भ्रूणी अवस्था मतलब कि वो फीमेल खुद अपने माँ के गर्भ में फीटस के रूप में रहती है तब। अब हो गया यहाँ तक हमारा क्लियर, दो फेज हमने पढ़ लिया, जान भी लिया कि दोनों फेज कब होती है, भ्रूणी अवस्था में। ये मेरे ख्याल से आपके माइंड में बैठ गया होगा। अब हम आ जाते हैं मैच्योरेशन फेज, ये है तीसरी अवस्था। ये तीसरी अवस्था कब स्टार्ट होती है तो जब कोई भी फीमेल अपनी 11 या 13 वर्ष की आयु में आता है, जब उसमें यौनावस्था प्रारंभ होती है तब क्या होता है, मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होता है। और क्या स्टार्ट होता है, यौनावस्था के साथ हम जानते हैं कि सभी फीमेल्स में रजो चक्र मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है तब देखिए मैं बताती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम रुक जाते हैं। प्राइमरी oocyte 1 से 2 लाख की संख्या में स्थित होते हैं। जब अंडजनन कोशिका वृद्धि करके प्राइमरी oocyte बनाती है तो कितनी संख्या में प्रेजेंट होती है, 1 से 2 लाख की संख्या। पहले तो वो 20 से 30 मिलियन थी, 20 से 30 लाख थी, मगर यहाँ से वृद्धि करके प्राइमरी oocyte बनते बनते उसकी संख्या घटकर कितनी हो जाती, 1 से 2 लाख। मगर प्राइमरी oocyte जन्म से लेकर 11 या 13 वर्ष की आयु तक सुप्तावस्था में होते हैं, मतलब उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। तो क्या होता है, जो बहुत सारे प्राइमरी oocyte होते हैं उनमें क्रिया ना होने की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। तो लगातार वो नष्ट होते रहते हैं, तो नष्ट होते रहते हैं तो क्या होता है, उनकी संख्या घट जाती है। तो 1 से 2 लाख जो प्राइमरी oocyte थे वो घटकर 20 से 30 हजार बच जाते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 20 से 30 हजार प्राइमरी oocyte बच जाते हैं। कब तक, 11 से 13 वर्ष या यौनावस्था प्रारंभ होते तक। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर है मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हुआ, 11 से 13 वर्ष की आयु आई, रजो चक्र स्टार्ट हुआ। तब रजो चक्र के 5वें दिन, देखिए आज से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है, तो आज के 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक जो हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने पहले भी बताया है, हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो प्रेरणा मिलती है और वो क्या करता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, FSH हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स यानी कि पुटिकाएं
है ना, कोशिका की जो पुटिकाएं बनी होती है फॉलिकल वो, और स्टिमुलेशन का मतलब होता है उत्प्रेरण, उद्दीपन। ओके, उद्दीपन। तो फॉलिकल्स को उद्दीप्त करने वाले जो हार्मोन्स है जिसको हम कहते हैं FSH हार्मोन, जो कि 5वें से 13वें दिन, रजो चक्र के 5वें से 13वें दिन में सीक्रेट होती है। और क्या करती है वो, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट, यानी मियोसिस को हम कहते हैं हिंदी में अर्धसूत्री। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है मियोसिस फर्स्ट, ये देखिए मियोसिस फर्स्ट, जो कि यहाँ से ये वाली जो सेल है वो बनने की क्रिया मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट की क्रिया में 2 सेल बनेंगे, एक होगा सेकेंडरी oocyte और दूसरा होगा पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसे हम हिंदी में प्रथम ध्रुवीय काय कहते हैं। अब यहाँ पर जो मियोसिस की क्रिया है, हम जानते हैं कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है, मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसमें भी 23 और इसमें भी 23। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर एक बार विभाजन हुआ मियोसिस फर्स्ट, तो दो कोशिका बनी, एक बड़ी जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे, एक छोटी जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय काय कहेंगे। अब सेकेंड मियोसिस होगा तब क्या होगा, समसूत्री। विभाजन तो अर्धसूत्री होगा लेकिन वो किसके समान होगा, समसूत्री। समसूत्री के समान क्या, समसूत्री में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती। तो यहाँ 23 गुणसूत्र है, तो ये जो सेल है वो 2 सेल बनाएंगी, एक द्वितीयक पोलर बॉडी और एक ओवम यानी अंडाणु। लेकिन इन दोनों में 23 गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। तो ये तो हो गया। अब जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी एक बार डिवीजन करेगी, विभाजन करेगी और थर्ड पोलर बॉडी का निर्माण करेगी 2। ओके, तो कभी कभी होता है कि ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है कभी कभी ये डिवीजन होती है, कभी कभी नहीं होती। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि एक जो परिपक्वन फेज जो क्लियर होता है, जब 2 डिवीजन होते हैं उसके बाद 4 स्पर्म का निर्माण होता है, 4 स्पर्म बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ओवम बनेंगे और 3 पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी का हमारे अंडाशय या फीमेल के अंडाशय में कोई भी काम नहीं होता, वो बाद में डिजनरेट या विलुप्त हो जाती है। ओके, और ओवम जो है वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करती है। ये हमारा क्लियर हो गया। मगर यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ये है जिसे मैं समझाना चाहूंगी कि ये जो प्राइमरी oocyte है वहां से फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस, इसके बीच में कुछ और भी क्रियाएं होती हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा डीप जाकर बताना चाहूंगी। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसमें समझ लेते हैं, फिर मैं डायग्राम से समझा दूंगी। देखिए यहाँ मैंने कहा फर्स्ट मियोसिस हुई किसके उपस्थिति में, FSH हार्मोन के प्रेजेंट में प्राइमरी oocyte क्या बना, ग्रेफियन फॉलिकल बना। अब ग्रेफियन फॉलिकल में क्या क्या होते हैं, मैंने तो बताया डायरेक्ट ओवम बना है ना, लेकिन ओवम के पहले ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं, जो हम इस चार्ट में नहीं, हम ओवरी जब पढ़ते हैं तब उसको पढ़ते हैं, है ना। तो यदि आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहें तो प्लीज आप ओवरी, फीमेल ओवरी का जो वीडियो है उसको और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो जितनी भी वीडियो है वो यदि आप देखेंगे तभी आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो प्लीज फ्रेंड जाकर वो वीडियो जरूर देखें। तो मैं बताना चाहूंगी, मैंने अभी ये डायरेक्ट बताया कि ये प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट किया, सेकेंडरी oocyte बनाया, उसने मियोसिस सेकेंड किया और ओवम बनाया। ओके, अब मैं इसको इस तरह से कुछ बताना चाहूंगी आपको कि इसमें असल में जो अंडाशय है उसके अंदर क्या क्रिया होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके, जो कि मैं यहाँ पर इसको रख करके आपको बता देती हूँ। ओके, देखिए ये जो है ये कुछ फेज में स्टार्ट होती है। सबसे पहले देखिए ये प्राइमरी oocyte से हम देखेंगे, प्राइमरी oocyte में FSH हार्मोन हुआ मियोसिस फर्स्ट से ग्रेफियन फॉलिकल किस प्रकार बना। अब ये हो गया प्राइमरी oocyte। ओके, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और क्या बनाएगा, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी oocyte। ओके, ये है सेकेंडरी, थोड़े से चेंजेस हो गए इसमें, ये हो गया सेकेंडरी। oocyte। ओके, अब ये हो गया टर्सरी oocyte। ओके, ये यहाँ पर टर्सरी oocyte नहीं बनाया मैंने, सॉरी,
ये हो गया यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से, ओके। यह हो गया टर्सरी oocyte। अब ये टर्सरी oocyte क्या करेगा, ये बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल, जो कुछ इस प्रकार होगी। इसको मैं कुछ बड़ा बना दूं, ओके। ये कुछ इस प्रकार होगी, इसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी, किसके, सेल्स की। कुछ लेयर्स इस तरह होंगी, ये अंदर, ओके। ये आपको अच्छे से फीमेल ओवरी का जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte, ओके, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पर एक हो गया छोटा सा पोलर बॉडी, ओके। ये बन गया, ये वाला बन गया, सॉरी, ये वाला बन गया पोलर बॉडी, ओके, फर्स्ट पोलर बॉडी, ओके। अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी के बाद ग्राफियन फॉलिकल, ओके। देखिए प्राइमरी oocyte ने मियोसिस फर्स्ट और एफएसएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन के उपस्थिति में क्या किया, मियोसिस फर्स्ट किया। तो क्या हुआ, प्राइमरी oocyte ने पहले सेकेंडरी oocyte बनाया, फिर टर्सरी oocyte बनाया, फिर उसने ग्राफियन फॉलिकल्स बनाए। अब ये ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल होती है डिम्ब वाहिनी में। डिम्ब वाहिनी किसे कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब को, जहां से होकर की जो अंडाणु है वो गर्भाशय तक आती है। तो अंडाणु कैसे आती है, यहाँ सेकेंडरी oocyte है, ओके। अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी को अंदर लिए हुए है, मगर ये कब बाहर आएगी, जब ओव्यूलेशन होगा। अब ओव्यूलेशन कब होगा, ये यहाँ से तोड़कर बाहर आएगी, इसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन, ओके। यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह बना दूं, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, ओके। यहाँ से ये ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कहते किसे है, ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और उसमें से सेकेंडरी oocyte और जो पोलर बॉडी है वो बाहर आ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो जब ओव्यूलेशन आएगा, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 13वां दिन तो कंप्लीट हो गया, 1 से 13 दिन तक ये क्रिया हुई। उसके बाद 14 दिन आया, जब 14 दिन आया तो LH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्रिया करेगी, और 14वें दिन में क्या होगा, ये ओव्यूलेशन होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्रिया करेगी, हार्मोन के, और क्या होगा, ओव्यूलेशन की क्रिया होगी। तो क्या होगा, ये सेकेंडरी बाहर आ गई, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर एक आ जाएगी पोलर बॉडी, ओके। तो पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है, समझ लीजिए, समझने के लिए। ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte में सेकेंड डिवीजन मतलब सेकेंड मियोसिस कब होगा, ये सेकेंड मियोसिस या ओव्यूलेशन कहाँ पर हुई, ओव्यूलेशन हुई फेलोपियन ट्यूब में। अभी वो यूट्रस में, गर्भाशय में नहीं आई है, तो ये इसी अवस्था में ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है ओव्यूलेशन के दौरान। कौन से दिन, 14वें नंबर के दिन में, ओके। 13 दिन गुजर गया है मेंस्ट्रुएशन का, 14 नंबर का जो दिन है उसमें LH हार्मोन रिलीज होगा, ओव्यूलेशन की क्रिया होगी, तो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बाहर आ जाएंगी यहाँ से, ओके। बाहर आ गई, इसका तो कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिखते, ओके। और ये जो है इसमें कब क्रिया होगी, अब जब किसी भी फीमेल के गर्भाशय में शुक्राणु आएंगे, तब ये उससे प्रेरण होकर क्या होगी, ओवम में बदल जाएगी, मियोसिस होगा। मैं बता दूं इस तरह कुछ, अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 की क्रिया होगी, किसमें, ये सेकेंडरी oocyte जो यहाँ से ओव्यूलेशन के द्वारा बाहर आई है, ओके। उसमें सेकेंड मियोसिस होगा और क्या बनेगा, ओवम, ये हो गया अपना ओवम। अब ये ओवम बना
तब जाकर के यहाँ से शुक्राणु आएगा और कौन सी क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन। यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा फ्रेंड तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फैलोपियन ट्यूब में जो है वो ये ग्रेफियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं और वो ओव्यूलेशन होता है, LH हार्मोन रिलीज होते हैं 14 नंबर के दिन में, रजो चक्र के 14वें नंबर का जो दिन होता है उसमें LH हार्मोन रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुई, मतलब अंडोत्सर्ग की क्रिया। अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या है, ये ग्रेफियन फॉलिकल का फट जाना, उसी को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई और पोलर बॉडी भी बाहर आ गई। ओके, अब ये तो डिजनरेट हो जाती है। तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड कब होगा, जब उस फीमेल के गर्भाशय में शुक्राणु इंटर करेगा, अंदर पहुंच जाएगा, तब उससे प्रेरण होकर ये जो सेकेंड मियोसिस की क्रिया है ये होगी और क्या बनेगा, ओवम बनेगा। और ओवम में क्या होगा, मियोसिस तो है, अर्धसूत्री विभाजन है सेकेंड, लेकिन ये किसके समान होगा, समसूत्री, क्योंकि यहाँ पर 23 गुणसूत्र है तो यहाँ पर भी 23 गुणसूत्र प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये जो सीक्वेंस है यहीं पर लोगों को दिक्कत आती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने इस थोड़े से ही डायग्राम में आपको समझा दिया हो। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, यदि आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। FSH हार्मोन मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल। देखिए FSH हार्मोन रिलीज हुआ और फर्स्ट मियोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte से ग्रेफियन फॉलिकल बना। उसके बाद उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब 14 नंबर के रजो चक्र के दिन क्या होता है, LH हार्मोन रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन मतलब कि अंडे की ग्रेफियन फॉलिकल की फटने की क्रिया जो अंडोत्सर्ग है वो हुई, सेकेंडरी oocyte बाहर आया और क्या बनाया उसने, सेकेंडरी oocyte बाहर आया और सेकेंड मियोसिस हुई, मतलब ओव्यूलेशन और सेकेंड मियोसिस हुई और ओवम या सेकेंड पोलर बॉडी बनी। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट्स हुआ हो, कुछ आपकी हेल्प हुई हो, और आप जैसे जिनको पढ़ने में दिक्कतें आती है उन फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हर समय पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।